हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 26 अप्रैल 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारी हेडलाइन है वो है कि देश में कोरोना से जंग जीतने का सामर्थ्य, ये बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि कोरोना से जंग में फिलहाल हताश दिख रहे देश को भरोसा दिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धैर्य और संयम के साथ खड़े रहने का आह्वान किया है। रविवार को अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में उन्होंने कोरोना महामारी की आंखों में आंखें डालकर लड़ रहे डॉक्टरों, नर्सों और एम्बुलेंस ड्राइवर से बातचीत के सहारे लोगों में सकारात्मक भाव पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पिछली लहर से सफलतापूर्वक लड़ने के बाद देश उत्साह और विश्वास से भरा था, तभी दूसरी लहर ने झकझोर दिया। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। देश में सामर्थ्य है कि वह जंग भी जीत ली जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी से छिपा नहीं है कि आज़ादी के 75 साल के मुहाने पर खड़े भारत में स्वास्थ्य सेक्टर कभी प्राथमिकता में नहीं रहा। मूल रूप से राज्यों के अधिकार और दायित्व क्षेत्र में आने वाले स्वास्थ्य सेक्टर बीमार ही रहा है और महामारी के काल में सैया पर लेटा रहा। यानी उन्होंने ये बताया है कि आज़ादी के बाद से अभी तक की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो किस तरीके से ना के बराबर थी। हालांकि देश के प्रधानमंत्री को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, उन्हें ढांढस बंधाना चाहिए और उन्होंने आगे का कोई रोड मैप इसमें कल के कार्यक्रम में कोई प्रस्तुत नहीं किया है। हालांकि कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस बार की दूसरी लहर ने भारत की चिकित्सा प्रणाली की पोल खोलकर रख दी है कि हम कितना पीछे हैं, और भी देशों से, अपने पड़ोसी देशों से किस तरीके से पीछे हैं। नेक्स्ट है कि 551 जिला अस्पतालों में लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट। कोरोना संकट के कारण ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने देश के सभी जिला अस्पतालों में प्रेशर स्विंग एब्सॉर्प्शन यानी कि पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से ऐसे 551 प्लांट को मंजूरी दे दी है, साथ ही उन्हें जल्द से जल्द चालू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने ऑक्सीजन और उससे जुड़े उपकरणों के आयात में बंदरगाहों पर छूट का ऐलान किया है। इन सामान को लेकर आने वाले जहाज़ों को बंदरगाह में आने और सामान उतारने में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने रविवार को बताया कि इन प्लांट के लगने से जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता में तेजी से वृद्धि होगी। इससे कई अस्पताल ऑक्सीजन में या तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे या फिर उन्हें बाहर से कम ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ये प्लांट हवा से ऑक्सीजन लेकर उसे मेडिकल उपयोग के लायक बनाते हैं। इनकी खरीद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जरिए की जाएगी। नेक्स्ट हेडलाइन है कि दिल्ली में 7 दिन का बढ़ा लॉकडाउन। देखिए, दिल्ली में जो महामारी है वो पूरी आउट ऑफ कंट्रोल है। वहाँ पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, 25,000 30,000 केसेस डेली आ रहे हैं। तो इस पर वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक स्टेप लिया है कि अभी जो उन्होंने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था उसे फिर से लागू कर दिया गया है सोमवार की सुबह 5 बजे तक। तो ये एक अच्छा डिसीजन माना जा रहा है, क्योंकि इससे जो चेन है कोरोना वायरस के फैलने की, वो कम से कम कुछ तो रुकेगी, कुछ परसेंटेज में रुकेगी। नेक्स्ट है कि टीके के लिए कच्चा माल देगा अमेरिका। पिछले कुछ दिनों से जुबानी सद्भावना जता रहे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से ठोस मदद आने के संकेत हैं। खासतौर पर अमेरिका भारत को वैक्सीन निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति करने को तैयार हो गया है। रविवार को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच टेलीफोन वार्ता के बाद इसकी घोषणा बाइडेन प्रशासन ने की है। अमेरिका के अलावा रविवार को ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोपीय संघ ने भी कहा है कि उन्होंने भारत की मदद के लिए वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बनाने की मशीन व दूसरी सामग्री भेजने का फैसला किया है। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर वेंटिलेटर, एक्सरे मशीन आदि देने का आग्रह किया है। भारत की तरफ से कोरोना वैक्सीन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति पर लगी रोक हटने का ऐलान सुलिवान और डोभाल की वार्ता के बाद अमेरिका की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में किया गया है। नेक्स्ट हेडलाइन है एडिटोरियल पेज, और एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है, एक साथ खड़े हों राज और समाज। यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा।
देश दुनिया कोरोना महामारी से भयावहग्रस्त है। भय कुल्पित अशुभ का एक प्रभाव है, जो नहीं हुआ है उसकी कल्पना या आशंका है, भय है। भय इसी आशंका का बुरा मानसिक प्रभाव है। महामारी से जूझने के लिए राष्ट्र राज्य ने सारे संसाधन झोंक दिए हैं। मुख्यमंत्री लगातार परामर्श कर रहे हैं, सरकारी तंत्र एवं प्रशासन भी सक्रिय है, हजारों मरीज ठीक भी हो रहे हैं, टीकाकरण भी जारी है, ऑक्सीजन आपूर्ति के मोर्चे पर युद्ध स्तरीय प्रयास है। कोरोना की पराजय निश्चित है, लेकिन कोरोना की पहली लहर के समय सैकड़ों सामाजिक संस्थाएं भी स्वतः सक्रिय थी। वे भोजन पैकेट सहित सभी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति कर रही थी। औद्योगिक संस्थान भी सहायतार्थ सक्रिय थे। राज्य और समाज मिलकर लड़ रहे थे। दूसरी लहर ज़्यादा प्रकोप वाली है, इसलिए सामाजिक संस्थाओं की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। सामाजिक संस्थानों की ओर से कई सुझाव भी आ रहे हैं। सरकार के साथ समाज का सहकार भी जरूरी है। संप्रति प्रत्येक स्तर पर समन्वय की जरूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त भय इसी से दूर होगा। प्रकृति में जीवन के भरण पोषण की व्यवस्था है। प्राकृतिक जीवन में प्राण ऊर्जा का घनत्व ज़्यादा होता है। मनुष्य ने प्रकृति का दोहन शोषण किया। जलवायु और आकाश तक घायल है। वनस्पतियों का विनाश हुआ है। महानगरों तक तत्काल पहुंचने के लिए हवाई जहाज है। यानी देखिए, इस आर्टिकल में पूरा ये बताया गया है कि किस तरीके से जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ है। आपने देखा होगा कि कई जगह अधिग्रहण होता है, तो जो किसानों की ज़मीन है वो ले ली जाती है। उस पर खेती तो होती थी, लेकिन उसके बाद जब अधिग्रहण हो जाता है, फैक्ट्री लगाई जाती है। जब फैक्ट्री में नुकसान हो जाता है तो फिर उस फैक्ट्री को बेच दिया जाता है। यानी कि जो खेती योग्य ज़मीन थी वो पूरी तरीके से चली जाती है। वैसे ही पेड़ों को काट कर अधिक से अधिक उसका उपयोग किया जाए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। ऐसी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान होता है। आज जो भी ये बीमारियां फैल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में पर्यावरण को दोषी माना जा रहा है। महामारी लाखों को निगलती है। भारत में कम से कम 4 महामारियों का इतिहास है। 1974 में चेचक से हजारों मौतें हुई थी, फिर उसका टीका आया। 1994 में प्लेग से हजारों लोग मरे। 1918 में भयावह फ्लू से भी लाखों लोगों की मौत हुई थी। कहते हैं कि महात्मा गांधी भी संक्रमण के शिकार हुए थे। स्वाधीनता आंदोलन में भी इसका प्रभाव पड़ा। सैनिटरी कमीशन की रिपोर्ट 1918 में कहा गया है कि भारत की सभी नदियों में शव थे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी लिखा था कि गंगा में मृतकों के शव उतरा रहे थे। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी का अभाव था। तब देश का चिकित्सा तंत्र कमजोर था, अंग्रेजी राज था, वे भारत के प्रति असंवेदनशील थे। अब ऐसा नहीं है। सरकारें चिकित्सा तंत्र को लेकर विस्तार दे रही हैं। सरकारें अति व्यस्त हैं। वे लोगों को जागरूक करने के लिए समाचार माध्यमों पर निर्भर हैं। गैर सरकारी संगठनों और सरकारी प्रतिनिधियों के मध्य समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना चाहिए। समाज और राज्य का सम्मिलित प्रयास जरूरी है। राजनीतिक दल तंत्र को भी मिलकर काम करना चाहिए। समाज का बड़ा भाग भयावहग्रस्त है। भय से अवसाद बढ़ता है। अवसाद से रोग निरोधक शक्ति का ह्रास होता है। आम जनमानस के मध्य आशावाद और कर्तव्य पालन का भाव बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है, चीन के सामने घुटने टेकता अमेरिका। और यह आर्टिकल लिखा है काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विशेषज्ञ दिव्य कुमार सोती द्वारा। इन्होंने लिखा है कि कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 से दुनिया आक्रांत है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि यह वायरस कैसे पनपा और फैला। दुनिया को घुटनों पर लाने वाले इस चीनी वायरस की उत्पत्ति को लेकर जो जांच शुरू हुई थी, वह किसी नतीजे पर पहुंचती नहीं दिख रही है, क्योंकि चीनी सत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन का सहयोग नहीं कर रही है। इसके बावजूद अमेरिकी प्रशासन चीन की जवाबदेही तय करने की ट्रंप की नीति को पूरी तरह छोड़ता दिख रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति के साथ अपनी हालिया बातचीत में यह मुद्दा नहीं उठाया। जिस महामारी से अभी तक विश्व में 30 लाख से अधिक मौतें हो चुकी हैं, उसके विषय में अमेरिका चीन से सवाल जवाब करने की कोई इच्छा नहीं जता रहा है। ये बात सच है कि ट्रंप प्रशासन ने इसके खिलाफ काफ़ी सख्त कदम उठाए थे। WHO पर आरोप लगाया था कि वो चीन का पक्ष ले रहे हैं और अमेरिका ने अपने आप को WHO से अलग कर लिया था। वाकई में चीन ने इस मामले में कई बातें छुपाई हैं, कई आंकड़े छुपाए हैं। कहीं ज़्यादा मौत का आंकड़ा था,
आप कह सकते हैं कि जो वायरस है वो सितंबर से अक्टूबर में ही पूरी तरीके से चीन में फैल चुका था, लेकिन अमेरिका ने चीन ने इसे छुपा कर रखा और ये विश्व पटल पर लगभग नवंबर 2019 में विश्व पटल के सामने ये बात आई और तब तक ये विश्व में पूरी तरीके से फैल चुका था वायरस। सबसे ज़्यादा खामियाजा चीन को ही भुगतना पड़ा, उसने आंकड़े छुपाए हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैला और उसका खामियाजा अब दूसरी लहर के तहत सामने आ रहा है। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस पर काफ़ी सख्ती दिखाई थी। उन्होंने चीन को आड़े हाथों लिया था, चीन को खरी खोटी सुनाई थी, उन्होंने चीन को पूरी तरीके से इसके लिए जिम्मेदार माना था। लेकिन जो बाइडेन प्रशासन है वो चीन को लेकर कुछ नरम दिख रहा है। अभी जो हाल ही में इनकी वार्ता भी हुई बाइडेन की और चीन की, इसमें इन्होंने कोई भी इस बात पर मुद्दा ही नहीं उठाया है। आगे आर्टिकल में लिखा गया है कि चीन के रवैये और उसके भविष्य में उत्पन्न हो सकने वाले खतरे को अमेरिकी नीति के परिप्रेक्ष्य में भी देखना जरूरी है। जब चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ सैनिक गतिरोध शुरू हुआ था, तब ट्रंप प्रशासन खुलकर भारत के साथ खड़ा था। कोरोना संकट शुरू होने के बाद से अमेरिका ने चीन के प्रति और अधिक कड़ा रुख अपना लिया था। शुरू में लगा था कि बाइडेन भी चीन को लेकर ट्रंप की नीतियों को चालू रखेंगे, परंतु जल्द ही यह समझ में आने लगा है कि यह मात्र कुछ संतुलनकारी कदमों से अधिक कुछ नहीं होने वाला। बाइडेन प्रशासन अपनी ही खुफिया एजेंसी के विश्लेषण से विरोधाभास रखे हुए है, चीन को खतरा न मानकर महज एक प्रतिस्पर्धी बता रहा है। यूक्रेन में रूस से बढ़ते सैन्य तनाव के बीच आशंका है कि अमेरिका चीन के प्रति और लचीला रुख अपना सकता है। दक्षिण चीन सागर, जहां चीन ने कई जगह कृत्रिम द्वीप बना डाले हैं, वहां तो आज तक अमेरिका कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका, परंतु बाइडेन प्रशासन ने लक्षद्वीप में भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपनी नौसैनिक गश्ती दल को भेजकर उकसाने वाली कार्रवाई कर दी है। जाहिर है कि बाइडेन प्रशासन में वामपंथी झुकाव वाले ऐसे तत्व हावी हैं जो कम्युनिस्ट चीन के प्रति नरम रवैया रखे हुए हैं। एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया ने भी वही किया था, जिस पर आज वहाँ भारी पछतावा है। बाइडेन प्रशासन के कुछ और फैसले भारत के लिए नई चुनौतियां पेश करने वाले हैं। इनमें एक है इसी सितंबर में अफगानिस्तान से अपनी सेना बुलाने का फैसला। अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद चीन चाहेगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में मौजूदा इस्लामिक कट्टरपंथियों का हमलावर रुख भारत की तरफ करे, क्योंकि पहले से गुट चीन के सिंजियांग प्रांत में सक्रिय कट्टरपंथी संगठनों को आश्रय दे चुके हैं। इस विषय में समय समय पर चीन की खुफिया अधिकारी तालिबान से गुप्त वार्ताएं भी कर चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपदा पर ओछी राजनीति। देखिए, इसमें कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया गया है कि वो जो आपदा चल रही है उस पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस के शासन वाले राज्यों पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड ने अगले चरण के टीकाकरण अभियान को शुरू करने पर जिस तरह संदेश जताया, उससे यही पता चलता है कि आपदा के समय ऊंची राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। इस 4 राज्यों ने 1 मई से टीकाकरण अभियान आरंभ करने में इस आरोप की आड़ में आनाकानी की है कि केंद्र सरकार टीकों पर कब्जा कर रही है। इस शरारत भरे आरोप का मकसद केवल संकीर्ण राजनीति हित साधना है। यदि एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जाए कि इस आरोप से कुछ सत्यता है, तो सवाल उठेगा कि आखिर अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों के सामने वैसी कोई समस्या क्यों नहीं है जैसा इन 4 राज्यों में के समक्ष कथित तौर पर आने जा रही है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि केंद्र सरकार अपने हिस्से के टीके राज्यों को देने के लिए ही खरीद रही है। वास्तव में यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की ओर से कोरोना संक्रमण अथवा टीकाकरण को लेकर क्षुद्र राजनीति की गई हो। वह पहले दिन से ही यही काम कर रही है। लॉकडाउन लगाने से लेकर टीकाकरण अभियान शुरू करने तक के केंद्र सरकार के जो भी फैसले रहे हैं, कांग्रेस ने हर एक पर चुन चुनकर सवाल उठाए हैं। उन मामलों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं जिनमें ऐसा कोई गुंजाइश नहीं थी। नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। बिजनेस पेज में हमारी पहली न्यूज़ है कि एक फार्म पर मिल जाएगी कस्टम्स क्लियरेंस। ऑक्सीजन और कोरोना से संबंधित दवाओं के आयात को गति देने के लिए सरकार किसी मोर्चे पर कोताही नहीं बरतना चाह रही है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने ऐसी वस्तुओं के आयात
आयातकों के लिए एक पन्ने का ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध कराया है। कस्टम क्लियरेंस में किसी तरह की देरी की स्थिति में उन्हें इस फॉर्म में आयातित वस्तु और उसके उपयोग की जानकारी देनी होगी। सीबीआईसी कस्टम ड्यूटी एवं क्लियरेंस की जिम्मेदारी संभालने वाली सर्वोच्च इकाई है। आयातकों से लिंक साझा करते हुए सीबीआईसी ने ट्वीट किया है कि आयातक ध्यान दें, कोरोना से संबंधित उपकरणों एवं मेडिकल से जुड़ी वस्तुओं के आयात में किसी भी तरह की मुश्किल आए तो लिंक पर जाकर जानकारी उपलब्ध कराएं। क्लियरेंस की प्रक्रिया तेज की जाएगी। जल्द क्लियरेंस को आयातकों को पहले से जानकारी देनी होगी। उन्हें फॉर्म में बिल नंबर, हवाई अड्डे या बंदरगाह की जानकारी, वस्तु का विवरण एवं उसका इस्तेमाल बताना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हिंसा बंद होने की शर्त पर आसियान म्यांमार की मदद को सहमत। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के नेता म्यांमार को सहायता देने की योजना पर सहमत हो गए हैं। इस सहायता की शर्त यह होगी कि म्यांमार की सैन्य सरकार को प्रदर्शनकारियों की हत्याएं बंद करनी होंगी, लेकिन म्यांमार के सैन्य प्रशासक मंडल जुंटा के प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रोकने पर कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है। भारत ने आसियान के कदम का स्वागत किया और उसके नेताओं की सोच के प्रति अपना समर्थन जताया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की एसोसिएशन यानी कि आसियान की बैठक के बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने कहा है कि जुंटा का यह रुख हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। आसियान की इस बैठक में म्यांमार की सेना के सीनियर जनरल मिन ऑन्ग लैंग भी शामिल हुए थे। यासीन ने कहा कि हम ज़्यादा की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि म्यांमार में हिंसा रुके, वहां पर निर्दोषों की हत्याएं बंद हो। बैठक में आसियान नेताओं ने म्यांमार के सीनियर जनरल से अपेक्षा की है कि प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई रुकवाएं, साथ ही राजनीतिक बंदियों को कैद से मुक्त कराएं। तो ये आज का यानी 26 अप्रैल 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।